एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 करेंगे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज, को हम हिंदी में उद्योग बुलाते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है जब आप है ना एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसको कहते हैं जिससे है ना हम पैसे मिलते हैं हमें, यानी कि उसमें हम पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे लेकिन बाद में हमें उसमें प्रॉफिट होएगा, अपने प्रोडक्ट्स को बेच के हमें प्रॉफिट होएगा। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? गुड्स बुलाते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या क्या आता है, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनमें आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और मिनरल्स का अगर आप एक्सट्रैक्शन करते हैं या फिर आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है? इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कौन कौन सी इंडस्ट्री है? हमारे पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जिसमें क्या होता है आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, जिसमें आप एक्सट्रैक्ट करते हो कोल को। और टूरिज्म इंडस्ट्री है, ठीक है, यानी कि जो हम घूमते हैं ना, टूरिज्म इंडस्ट्री किसको कहते हैं? जिसमें आप है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं और टूरिज्म की वजह से जो लोगों को पैसे मिल रहे होते हैं, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं। ठीक है, होटल्स में जिनमें आप स्टे कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करोगे, तो इन सारी चीज़ों में पैसा लगता है ना। ठीक है, तो ये कौन से टाइप की इंडस्ट्री है? ये सर्विस इंडस्ट्री है। उसके बाद आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। तो हम है ना, हमारे पास है ना 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी में आती है हमारी वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वो होती है जो रॉ मटेरियल हमने प्रोड्यूस किया था ना, जब उसको अंदर है ना हम और वैल्यू ऐड कर देते हैं ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सके। अब इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आप सब है ना ब्रेड खाते हैं। ठीक है, तो ब्रेड किससे बनता है? व्हीट से बनता है। तो व्हीट है ना, व्हीट हमें मिलता है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से मिलता है? हमें प्राइमरी एक्टिविटी से मिलता है। लोग खेती करेंगे, गेहूं उगाएंगे, तभी तो आपको मिलेगा ना। तो प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है क्या? गेहूं का प्रोडक्शन करना। लेकिन जब उस गेहूं में और वैल्यू ऐड करके उसे पीस के उसे ब्रेड बना के आप तक पहुंचाया जाता है, तो ये किसके अंदर आता है? सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आता है। यानी कि एक चीज जो गेहूं था, आप अगर गेहूं खरीदने जाओगे ना, उसकी वैल्यू बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप उसमें आपने और वैल्यू ऐड कर दिया, जो ब्रेड का प्राइस होगा वो बहुत अलग होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है? आम का अचार का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप आम उगा रहे हैं तो ये है प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन आम को आप है ना प्रोसेस करके अचार बना के बेच रहे हैं, तो ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी। और आपको पता है ना, आम इतना महंगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आम का अचार बहुत महंगा आता है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया है, उसमें आपने पैसे लगाए हैं, तो अब आपको उससे जो प्रॉफिट होएगा, बेनिफिट होएगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आम का प्रोडक्शन करना, आम को उगाना, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन आम का इस्तेमाल करके उससे अचार बना लेना, ये किसके अंदर आता है? सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने ना उद्योग को किस किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। तो हम किस किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को? रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज क्या है हमारी इंडस्ट्री का, इसके बेसिस पे, और ओनरशिप के बेसिस पे। यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ें। तो रॉ मटेरियल्स क्या होता है? तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड हो सकती है, यानी कि एग्रीकल्चर से आ रहा है रॉ मटेरियल हमारा। मिनरल बेस्ड हो सकती है, यानी कि माइनिंग से आ रहा है। मेरीन बेस्ड भी हो सकती है। अब है ना हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ना वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे ना प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि हमें ना उनमें वो रॉ मटेरियल यूज करते हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं? या तो प्लांट से मिल रहे हैं या तो एनिमल से मिल रहे हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि सोचिए आपने है ना मक्का उगाया, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके आप कॉर्न बेच रहे हो, स्वीट कॉर्न बेच रहे हो, तो ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है। वैसे ही है ना, जैसे आपने ना भैंसों ने आपको मिल्क दिया, लेकिन उस मिल्क को है ना आप हीट करके, बॉईल करके, पैक्ड करके बेच रहे हो, उससे चीज़ बना के बेच रहे हो, ये सब किसके एग्जांपल है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एग्जांपल है। ऐसे ही होता है वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सब किसके एग्जांपल है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है ये सब कुछ। उसके बाद आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जिसके अंदर है ना रॉ मटेरियल के जगह पे क्या यूज किया जाएगा? मिनरल्स और यूज किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दूसरे इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे कि आपको पता है आयरन जो है वो एक ओर है, वो किससे बना हुआ है? आयरन हमें किससे मिलता है? लोहा हमें किससे मिलता है? आयरन के ओर से मिलता है, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से हमें मिल रहा है। ठीक है, और लेकिन अगर आयरन ना हो तो आप कितनी सारी चीज़ें नहीं बना पाओगे। आप अपने घर नहीं बना पाओगे क्योंकि उसमें आयरन के रोड्स यूज होते हैं। आप ब्रिजेस नहीं बना पाओगे, आप रेलवे ट्रैक्स नहीं बना पाओगे, आप रेल नहीं बना पाओगे, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों नहीं बना पाओगे ना, अगर आयरन ओर ही ना हो। यानी कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है, अगर वही नहीं है, तो आप बाकी की जो आपकी इंडस्ट्रीज है उन पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो हमारी जो हैवी मशीनरी है वो आयरन की बनी होती है, हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल है, रेलवे कोचेज है, ये सब कुछ आयरन से बनने वाला है, और आयरन हमें कहाँ से मिल रहा है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से। उसके बाद आता है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है
सी और ओशियन से हमें जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री मिलते हैं। इसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं, जैसे कि सी फूड, यानी कि अगर आपको है ना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो उसमें ना एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं सी फूड, जिसमें ना क्रैब्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, मेरीन से मिलता है। उसके अलावा है ना, आपको पता है फिश ऑयल भी हम यूज़ करते हैं ना, फिश ऑयल जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिश ऑयल हमें कहाँ से मिलेगा, फिश कहाँ से मिलती है, ठीक है, समुद्र से मिलेगी, पानी से मिलेगी, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री से मिलेगी, ठीक है। और उसी से हम अपनी बाकी की इंडस्ट्रीज में उसे यूज़ करने वाले हैं, तो ये होती है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसके अंदर है ना रॉ मटेरियल में क्या यूज़ होंगे, फॉरेस्ट से आने वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, पल्प, आपको पता है ना वुड के पल्प से है ना बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हमारा जो पेपर है, आप जिन बुक्स पे लिखते हैं, ठीक है, उसका जो पेपर है वो कहाँ से मिलता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, वो फॉरेस्ट से आता है, ठीक है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ जो बनती है वो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट से मिलती है। तो मेडिसिनल प्लांट हमें कहाँ मिलते हैं, जंगल से मिलते हैं, ठीक है। आपके घरों में जो सारा फर्नीचर है वो हमें कहाँ से मिलता है, लकड़ियों से मिलता है। लकड़ियाँ कहाँ से आती है, जंगल से आती है, ठीक है। और जो हम बिल्डिंग्स, घर भी बने होते हैं ना, बहुत सारी जगह पे घर बने होते हैं, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती है, आपके घर, आपके दरवाजे, ठीक है, बहुत कुछ बनता है। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से आती हैं सारी की सारी चीज़ें, जंगल से मिलती है हमें सारी सारी चीज़ें। तो ये चार, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल, तो हमारी इंडस्ट्री किस में डिवाइडेड थी, चार जगह पे डिवाइडेड थी। किस किस में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद बात आती है साइज की। तो आपका उद्योग है ना, छोटा उद्योग हो सकता है और बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी हो सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जब है ना आपने जो पैसा लगाया, कैपिटल की बात हो रही है, यानी कि पैसे की बात हो रही है, तो आपने जो पैसा लगाया वो बहुत कम था, ठीक है। आपने जो लोग रखे हुए हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनको हम एम्प्लॉयज़ बुलाते हैं, वो भी बहुत कम है, और जो आप प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, वो भी बहुत कम है। तो इसका एग्जांपल ना आप ऐसे समझिए, सोचिए आपके आसपास है ना कोई मिठाई की दुकान है, ठीक है, वो एक ही मिठाई की दुकान है, उनके पास है ना 4-5 लेबर है, और वो लोग है ना बस इतनी मिठाई बनाते हैं कि आपके पूरे एरिया के लोग खा पाए। तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उनको बोल दूं पूरे इंडिया की मिठाई उनके यहाँ से बन के जाने लगे। तो इतना लेवल पे तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, ना उनके पास इतना लेबर है, ठीक है, ना इतनी सारी फैसिलिटीज है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बुलाएंगे। कौन कौन आता है इस पर, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, और जो बास्केट वीविंग की इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ना लोग पॉटरी कर रहे होते हैं, ठीक है, सिल्क की बुनाई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। यानी कि कोई अगर बास्केट बुन रहा है, या फिर है ना वो मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बना रहा है, ये मोस्टली है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। उसके बाद आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट है, जो वॉल्यूम है प्रोडक्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें जो पैसा लगा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी यूज़ करते हैं इसमें, और इसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, टाटा कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए, तो आपको पता है ना टाटा जो कंपनी है उनके पास है ना लाखों वर्कर्स काम करते हैं, उनका जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे कि रिलायंस जियो है, जैसे कि गूगल है, ये सारी के सारे वर्ल्ड वाइड काम करती है, इतने सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं उनके अंडर, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो ऑटोमोबाइल, जिसमें ना हमारी सारी की सारी गाड़ियाँ, बाइक्स आती है ऑटोमोबाइल में, हैवी मशीनरी जो है वो किसके एग्जाम्पल है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो गाड़ियों का जो प्रोडक्शन होता है वो इतने लार्ज स्केल पे होता है, क्योंकि कितनी ज़्यादा गाड़ी चाहिए ना, करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों गाड़ियाँ चाहिए, फिर उसके लिए इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स चाहिए, तो इतने सारे लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनके पास होते हैं, और जो उनका प्रोडक्शन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद आता है थर्ड बेसिस, जो हमने इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर रखा है वो है ऑनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करना। तो ऑनरशिप क्या क्या हो सकती है, पहले आती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो इनको है ना कुछ लोग ओन करते हैं, यानी कि है ना इसमें ना जो मालिक होते हैं वो कुछ लोग ही मालिक होंगे, ठीक है। तो जैसे कि टाटा है, ठीक है, तो वो कैसी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। जैसे कि अंबानी है, ठीक है, तो जो रिलायंस जियो के मालिक है वो कौन है, वो मुकेश अंबानी है, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है। उसके बाद आते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा, मतलब जो हम सब होते हैं ना, जो पब्लिक होती है वो इनके शेयर होल्डर हो सकते हैं, क्योंकि इनके शेयर्स जो होते हैं वो हमने भी खरीदे होते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन है, जैसे कि इंडिया में एक कंपनी है HAL, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब कैसी कंपनीज है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, क्योंकि इनको कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट ऑन करती है, तो हम इनको क्या बुलाते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बुलाते हैं। और अगर इनको है ना कोई प्राइवेट इंसान, कोई एक, जैसे कि सोचिए आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें है ना सब कुछ जो ओनरशिप है वो सब कुछ है ना आपके और आपकी फैमिली के पास है, तो वो है ना प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है।
उसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री ना ऐसे होता है जिसमें ना गवर्नमेंट का भी कुछ पार्ट होता है और जो कुछ इंडिविजुअल लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनका भी कुछ पार्ट होता है। तो जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है। तो जॉइंट आ गया ना यहाँ पे वर्ड, जॉइंट फैमिली हम किसको कहते हैं, जिसमें ना आप अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहते हो। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ज्वाइन करके काम करते हैं, ठीक है। और मोस्टली हम ऐसा इसलिए करते हैं, गवर्नमेंट के पास है ना बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी होती है, स्किल वर्कफोर्स होती है, अच्छी अच्छी मशीनरी होती है, उनको चलाने की जो नॉलेज होती है वो किसके पास होती है, प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, ठीक है। तो उन दोनों को है ना वो एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, तो उससे है ना बहुत अच्छा आप रन कर पाते हैं किसी भी बिजनेस को। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब होता है, इसको है ना प्रोड्यूसर्स और सप्लायर जो होता है ना, रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करेंगे, सप्लायर वर्कर्स, वो सब मिलके ओन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी। तो आपको पता है ना सुधा डेयरी और आनंद मिल्क यूनियन जो है, जो आपको पता है ये जो तो सुधा डेयरी जो है वो भी ऐसे करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो गाय और भैंस रखते हैं, वो दूध को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उस दूध को पैक करने का काम किसका है, इंडस्ट्रीज का है, और लोगों तक ट्रांसपोर्ट करने का, पहुंचाने का काम किसका है, अलग लोगों का। ये सारे के सारे लोग मिलके इस कॉपरेट कर रहे हैं ना इस सेक्टर में, तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। उसके बाद होता है जब आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ज़रूरी है जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो जब है ना आप किसी भी जगह पे कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यानी कि जो इंडस्ट्री आप सेटअप कर रहे हो उसमें जो काम, जैसे कि सोचिए आप है ना दूध की कंपनी लगा रहे हैं, यानी कि आप है ना लोगों को दूध डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे, तो रॉ मटेरियल होना चाहिए ना, यानी कि वो दूध आएगा कहाँ से। तो अगर दूध ही नहीं अवेलेबल होगा, आपने ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री लगा दी जहाँ पे दूर दूर तक कोई दूध प्रोड्यूस ही नहीं होता है, कोई एनिमल्स ही नहीं है वहाँ पे, तो कैसे करेंगे, आपको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आसपास है या नहीं है। दूसरा होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब होता है आपके इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे ना। अब दूध का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई होगा जो गर्म करेगा, उसको चेक करेगा, पैक करेगा, फ्रीज करेगा, ये सारे के सारे प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इस सब के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लेबर वहाँ पे अवेलेबल हो, और सिर्फ लेबर अवेलेबल नहीं हो, हम ट्राई करते हैं कि हमें चीप लेबर अवेलेबल हो, यानी कि ना ऐसा नहीं है कि उनको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है कि आपको फ़ायदा ही नहीं होगा फिर। उसके बाद होता है कैपिटल, पैसा भी तो लगेगा ना। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं। कभी कभी आपसे जब कोई बोलता होगा क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है, तो फिर वो कहता होगा कि क्यों नहीं कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट, तो आप बोलोगे कैपिटल नहीं है ना, पैसा नहीं है। वो होता है मार्केट। मार्केट का मतलब होता है, सोचिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई खरीदेगा क्या आपके प्रोडक्ट को। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी एक मार्केट अवेलेबल हो। जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन बना रहे हैं आजकल के ज़माने में, तो सब खरीदेंगे ना। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड वाइट पुराने ज़माने का टीवी बेच रहे हैं, कोई खरीदेगा क्या उसको, कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको है ना हमेशा एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। उसके बाद है ना वाटर। आपको पता है कोई भी जो इंडस्ट्री होती है उसको पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। वॉशिंग हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वाटर की अवेलेबिलिटी आसपास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लैंड तो चाहिए ना। ऐसे ही आप बिजनेस क्या हवा में सेटअप थोड़ी करोगे, तो लैंड चाहिए हमें। उसके बाद है ना जैसे कि सोचिए आप दूध की इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट करके भी तो पहुंचाना है ना। पहले आपको वो दूध जो अभी फिल्टर्ड नहीं है, पैक्ड होना है, वो लेके आना है, फिर उसको है ना दूर दूर बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाना है। तो आपका एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए ना। उसके बाद है ना कम्युनिकेशन। अब किसी भी बिजनेस को अगर आप सेटअप कर रहे हो तो कम्युनिकेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी से बात ही नहीं करते हो, आपके कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, तो आपके बिजनेस का सर्वाइवल भी है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस के सेटअप में, आपके इंडस्ट्रीज के सेटअप में। बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हम कहते हैं ना, अरे पता है उसका बिजनेस इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या बात आती है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम हमारा किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इनपुट से, प्रोसेस से, आउटपुट से। तो इनपुट का मतलब होता है जो चीज़ अभी आप यूज़ करेंगे, लगाएंगे, फिर उसको आप प्रोसेस करेंगे और उससे आप एक जो न्यू प्रोडक्ट बना देंगे। तो जैसे कि अगर मैं मिल्क इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसमें इनपुट क्या है, जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो दूध आप जानवरों को निकाल के लाए हो वो क्या है, इनपुट है। फिर आप उसमें प्रोसेस करोगे, यानी कि आप उस दूध को है ना गर्म करोगे, पैक करोगे, ये सब कुछ क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। आउटपुट का मतलब क्या है, जब वो रेडी है लोगों तक पहुंचने के लिए, ये क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट में क्या क्या आता है, हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारा जो लेबर है, जो हमारी लैंड की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब किस में आता है, हमारे इनपुट में आता है। एक इंडस्ट्री में हमें ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती है ना। इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट की तरह कौन कौन काम करता है, हमारा रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर फोर्स होनी चाहिए हमारे पास लैंड के लिए पैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए,
उसके बाद आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो आती हैं जो हमारे रॉ मटेरियल को है ना फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सोचिए आप है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो आप है ना कॉटन लेके आ गए, वो तो रॉ मटेरियल है, लेकिन उस कॉटन से साड़ी बनाना, प्रिंट बनाना, उससे फैब्रिक्स बनाना, उस पर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन करना, ये सारा का सारा जब वो एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट आपके पास हो बेचने के लिए मार्केट में, तो वो सब कुछ किसके अंदर आता है? प्रोसेस के अंदर आता है। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है अब एंड में आपके पास प्रोडक्ट क्या है जिसको आप बेचोगे। कॉटन की साड़ी है, कॉटन का सूट है, धोती है, क्या बेचना चाह रहे हो, या ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो जिससे आप पैसा कमाओगे उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। आता है इंडस्ट्रियल रीजन। तो इंडस्ट्रियल रीजन ना हम उनको कहते हैं, आपको पता है ना, इंडस्ट्रियल रीजन में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है एक दूसरे के आसपास, क्योंकि उनको है ना एक दूसरे के आसपास होने के बहुत सारे फायदे भी वो एक दूसरे को पहुंचा रही होती है। तो हमारे पास कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है? तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। इंडिया में भी है ना बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये सारे क्लस्टर्स क्या है? ये सारे क्लस्टर्स है ना एक दूसरे के बहुत लोकेटेड है, एक दूसरे को जब रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो एक दूसरे को वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे होते हैं, एक दूसरे को मार्केट अवेलेबल करा रहे होते हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल करा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करा रहे होते हैं। तो इसलिए है ना बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं हमारे पास। उसके बाद आता है मेजर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। और जो आईटी इंडस्ट्री है, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बुलाते हैं, वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री ना हम उनको बोलते हैं जो अभी अभी उभर रही हैं, जो पिछले कुछ सालों में एग्जिस्टेंस में आई है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी है जो पता नहीं हज़ारों सालों से काम कर रही हैं, ठीक है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को है ना हम कभी कभी सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसको ना याद रखिएगा, एक मार्क में आ जाता है कि सनराइज इंडस्ट्री का एग्जांपल बताइए। तो जो आईटी इंडस्ट्री है, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? सनराइज इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग इनके बारे में सुनने लगे हैं। अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको पता है जो आजकल टर्म्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं वो होती है स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, ठीक है, एड्यू स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप। ये सारे के सारे स्टार्टअप वर्ड है ना कुछ साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये सब किसके अंदर आते हैं? सनराइज इंडस्ट्रीज है, ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है जो आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, ठीक। उसके बाद आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जो इनपुट है इस इंडस्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल है, वो कौन कौन है? आयरन और कोल, लाइमस्टोन, ठीक है, और बहुत सारा लेबर कैपिटल, ये सब कुछ हमें लगाना है। इसमें हम क्या करेंगे? आयरन और को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्टील में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम है ना रॉ मटेरियल को क्या करते हैं? पहले ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रखते हैं, जहाँ पे ना ये स्मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। तो स्मेल्टिंग होता क्या है? स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना मेटल्स को है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। तो ओर का मतलब होता है एक ऐसा पत्थर मेरे पास है जिसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा आयरन प्रेजेंट है, लेकिन उसमें ना कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है, तो उसको हम बुलाते हैं आयरन ओर है वो। लेकिन जब उसमें से मैं सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल दूंगी, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूँगी? रिफाइन हो गया है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिल गया है, जो मेरे काम आने वाला है वो मुझे मिल गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। तो हमें जो अब मिल गया है आयरन ओर से, वो हमें क्या मिल गया है? हमें अब मिल गया है आयरन मिल गया, जिससे हम क्या बनाएंगे? स्टील बनाएंगे, और वो दूसरी मटेरियल्स के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह भी काम करेगा। स्टील को है ना बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टील बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो काम नहीं कर पाएंगी अगर स्टील का प्रोडक्शन ना हो रहा हो। तो इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये क्यों डेवलप हुई, यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की अवेलेबिलिटी है कि इंडिया में इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास है ना ऐसी खदानें हैं जहाँ से हमें ना रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। फिर हमारे पास है ना इंडिया में बहुत ही चीप लेबर अवेलेबल है, इतने हज़ारों लोग हैं हमारे पास जो काम करने के लिए रेडी है। ट्रांसपोर्ट भी है, और आपको पता है इंडिया सबसे बड़ा मार्केट भी है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो इंडिया किसी भी चीज़ की बहुत बड़ी मार्केट भी है। तो इंडिया में कुछ है ना स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है जो जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो, ठीक है। ये सारे के सारे वो रीजन्स हैं जो कौन कौन सी स्टेट में है, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ये वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, ये हमारी वो स्टेट है जहाँ पे ना आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेटअप है, ठीक है। उसके बाद भद्रावती और विजयनगर जो है ये कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और सलेम जो है वो तमिलनाडु में है। ये भी है ना स्टील इंडस्ट्रीज है, आपको है ना पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे पड़ती है, ठीक है। जमशेदपुर कहाँ पे है, दुर्गापुर कहाँ पे है, भिलाई कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि वो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टील प्रोड्यूसिंग का। उसके बाद आता है सबसे पहले हमें ना कुछ के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे इतनी अच्छी इंडस्ट्री कैसे सेटअप हुई। तो जमशेदपुर की बात करते हैं।
तो 1947 में है ना सिर्फ एक ही कंपनी हुआ करती थी, टिस्को, जो है ना प्राइवेटली ओन थी, यानी कि उसको है ना टाटा ओन किया करता था। फिर है ना टाटा को स्टार्ट किया गया था साक्षी जगह के नाम पे, लेकिन धीरे धीरे है ना वहाँ पे इसका नाम क्या कर दिया गया, इस जगह का नाम बदल के जमशेदपुर रख दिया गया, ठीक है। और जमशेदपुर इतना अच्छा आयरन और स्टील सेंटर क्यों बन पाया हमारी कंट्री का, क्या वो फैक्टर्स थे जो उसको एक बहुत अच्छा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हो पाई, तो क्या क्या रीजंस है वो। वहाँ पे है ना बहुत ही पास में रेलवे नेटवर्क है, जो है ना इजीली आपके प्रोडक्ट मालगाड़ी से आपको रॉ मटेरियल भी पहुंचा देते हैं, और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा देते हैं। मैंने आपको बताया था ना ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद है ना कोलकाता की जो मार्केट है वो यहाँ से बहुत ही पास पड़ती है, तो उनके पास मार्केट भी अवेलेबल है। मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास आसपास ही बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकल रहे हैं तो इंडस्ट्री सेटअप करना वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है। पानी की सप्लाई अच्छी है और कैपिटल भी अवेलेबल है। ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जगह पे जब हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती है। सोचिए आपने है ना ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी जहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आपने ना दुनिया भर के प्रोडक्ट बनानी है, उनको जब आप लोगों तक पहुँचा ही नहीं पाओगे, मार्केट तक टाइमली पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा। उसके बाद आता है पिट्सबर्ग। तो ये जो पिट्सबर्ग है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक सिटी का नाम है, जिसको है ना स्टील सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है जिसने इस जगह को स्टील का इतना अच्छा हब बनाया। तो यहाँ पे भी रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है और पानी की सप्लाई अवेलेबल है। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है जब इस जगह पे अवेलेबल है तो ये क्या बन गई, यहाँ पे स्टील सिटी बन गई है। कहाँ की, यूएस की। पिट्सबर्ग कहाँ पे है, इंडिया में नहीं है, यूएस में है, याद रखिएगा, ठीक है। और जमशेदपुर कहाँ पे है, इंडिया में है। उसके बाद आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। अब हम बात करेंगे तो जब है ना हम धागे से है ना कपड़ा बुनते हैं तो ये एक बहुत पुरानी आर्ट है। तो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, कपड़ा मिलता है। आपको पता है ना कॉटन के भी क्लॉथ होते हैं, ऊन के भी क्लॉथ होते हैं, सिल्क के भी क्लॉथ होते हैं, जूट के भी होते हैं, फ्लैक्स के भी होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को है ना हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे जो फाइबर्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है मैन मेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट या एनिमल से मिल रहे हैं, जैसे कि वूल है, जैसे कि सिल्क है, कॉटन है, लिनन है, जूट है। तो आपको पता है ना जो कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, सिल्क जो है वो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, और जो वूल है वो हमें गोट से, याक से, रैबिट से भी इवन मिलता है, ठीक है। जो भेड़ बकरी होती है उनसे भी हमें वूल मिलता है ना। उसके बाद है ना मैन मेड फाइबर्स में कौन होता है, जिनको हमने लैब में बनाया, इंसानों ने बनाया। उसमें आते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयन। ये सब क्या है, मैन मेड फाइबर्स है, ये हमें नेचर से नहीं मिलता है, इनको हमने लैब में सिंथेसाइज किया है। उसके बाद आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो है ये दुनिया की बहुत ही पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। और 18 सेंचुरी जो थी उस टाइम हम क्या करते थे ना, हाथों से कपड़ों की बुनाई हुआ करते हैं। आपको पता है ना वो गांधी जी चरखा चलाते थे वो, ठीक है। तो आपको पता है ना व्हील्स और लूम्स का इस्तेमाल करके कॉटन के इंडस्ट्री चलती थी। लेकिन धीरे धीरे है ना 18 सेंचुरी के बाद क्या होने लगा, पावर लूम्स आने लगे, जो किससे चलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, ठीक है। पहले वो ब्रिटेन से इंडिया में आए और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल गए, ठीक है। तो सबसे पहली जो मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल लगी थी वो कहाँ पे लगी थी, मुंबई में लगी थी। और जो मुंबई का है ना क्लाइमेट था वो है ना स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए बहुत अच्छा होता था। वहाँ पे सारी की सारी मशीनरी भी इजीली अवेलेबल हो पाती थी क्योंकि मुंबई में पोर्ट भी है, ठीक है। रॉ मटेरियल भी वहाँ पे मुंबई वाले रीजन में है ना बहुत ज़्यादा कॉटन भी उगता है, ठीक है। तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था। इन सब रीजन की वजह से क्या था, बहुत ही सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप हो पाई थी। उसके बाद है ना फेमस कॉटन किस किस जगह पे मिलते हैं, ये इनके नाम है। तो मसलिन जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, ढाका का बहुत फेमस है। टिंजन जो है वो मसूलीपट्टनम से बहुत फेमस है। कैलिकोस कैलिकट से मिलता है। गोल्ड ब्रोथ कॉटन जो है वो बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा में मिलता है। ठीक है, आता है अहमदाबाद, जिसे है ना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये नाम याद रखिएगा कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वो आपसे ना एक मार्क में पूछ सकते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। तो आपको पता है सबसे पहली जो मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में लगी थी, ठीक है। उसके बाद है ना वहाँ पे जो अहमदाबाद है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो क्या क्या रीज़न थे अहमदाबाद के इतने सक्सेसफुल होने के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन उगता है। आपको पता है ना ये जो पूरा बेल्ट है हमारा, जो छोटा नागपुर वाला पूरा रीजन है, यहाँ पे ना ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी कि जो गुजरात है, जो मुंबई है, यहाँ पे ना ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है। और आपको पता है कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो आसपास ही बहुत ही पास से हमें कॉटन मिल जाता था। वहाँ का जो क्लाइमेट है, अहमदाबाद का जो क्लाइमेट है वो है ना बुनाई के लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ की जो टेरेन है फ्लैट है, यानी कि प्लेन एरिया पड़ता है। प्लेन एरिया में है ना
ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल होता है, स्किल्ड लेबर भी, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी वहाँ प्रेजेंट था, और रेलवे और रोड से दोनों जगह से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल था। और आसपास ही है ना मुंबई पोर्ट था, जहाँ से है ना सारी की सारी हैवी मशीनरी का सारा सामान आ जाता था। तो इसलिए ना अहमदाबाद को है ना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुई। उसके बाद आता है ओसाका, ये ना इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बुलाते हैं, क्योंकि जो ओसाका है ये कहाँ की सिटी का नाम है? जापान के एक शहर का नाम है, जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बुलाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, और उसके भी क्या क्या रीजन थे? लैंड अवेलेबल थी, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ पे ना रिवर योडो प्रेजेंट है जो पानी प्रोवाइड कर देती है, और बहुत सारा लेबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने में हमारी मदद करते हैं, सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट जो इन्होंने इस बुक में बताए हुए थे, वो है जो हमारा टेक्सटाइल वर्ड है, ये एक लैटिन भाषा से आया है, जिसका टेक्सचर का मतलब होता है वीव, यानी कि बुनाई करना, टू वीव। ठीक है, पहली जो टेक्सटाइल मिल लगी थी इंडिया में वो फोर्ट ग्लॉस्टर में कोलकाता में लगी थी 1818 में, लेकिन ये ना कुछ टाइम के बाद बंद हो गई। और 1/3 जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इंडिया जो भी कुछ टोटल प्रोडक्शन करता है टेक्सटाइल में, उसका 1/3 पोर्शन जो है वो हम क्या करते हैं? इंडिया से बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, हमारी 8th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी के भी मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं।